कहाँ गया वो? स्टार्ट करें। कल कंट्रोल स्टेटमेंट बताए थे ना, इसमें उसमें कंफ्यूजन था ना इटरेशन और उसमें। तो ये देखो, तीन तरह के होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या होते हैं? जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल को फ्लो को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूशन फ्लो को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन तरीके का होता है। एक तो होता है अपने डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या आता है? इफ और इफ एल्स वाले जो आते हैं, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं? कंडीशनल। सेकंड जो होते हैं लूपिंग, जिसको कहते हैं इटरेशन। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में क्या आता है? ब्रेक और कंटिन्यू। लूपिंग में क्या आएगा इसमें? फोर, डू वाइल, वाइल, और जावा में एक एक्स्ट्रा लूप होता है, कौन सा वाला? फॉर ईच। और इसमें क्या है डिसीजन मेकिंग में, जो कल पढ़े थे? इफ एल्स, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, और स्विच। ठीक है, तो ये वाले तो देख लेते हैं इसके ब्लॉक। स्विच का क्या होता है? स्विच का ब्लॉक देखो क्या होता है। इसमें कुछ एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू क्या रहती है? इंटीजर में रहती है, ठीक है। इसमें जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? इंटीजर में रहेगी। ये स्विच का ब्लॉक है। इनमें क्या है? केसेस के थ्रू क्या करनी होती है? वैल्यू को मैच करना होता है। ये हो गया केस वन। इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट वन हो गया, और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया? इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये केस टू, स्टेटमेंट टू, और ये क्या कर दिया? ब्रेक। ऐसे ही कितने हैं? जितने केस आपको चेक कराने हैं, केस एन तक। फिर एक इसमें क्या होता है? डिफॉल्ट केस। जब ये सारे केस क्या होते हैं? मैच नहीं होते, मतलब सारी कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है, तो कौन सा वाला ब्लॉक ऑटोमेटिकली चल जाता है? डिफॉल्ट वाला, ठीक है। इसमें कुछ कोड होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारे तुम्हें सी सी प्लस प्लस में करवा दिए होंगे। फोर लूप पता है ना? इसमें क्या होता है? फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है, एक ही ब्लॉक में हो जाता है इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद कंडीशन, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर जरूरी नहीं है इंक्रीमेंट ही हो, ठीक है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। इनिशियलाइजेशन मतलब कोई भी वेरिएबल में अपन क्या कर रहे हैं? वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो क्या है? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कोई भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो इनिशियलाइजेशन। कंडीशन मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन से अपन क्या करा रहे हैं? उसको चेक करा रहे हैं। लेस देन हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक है। और इंक्रीमेंट मतलब उस वेरिएबल में अपन क्या कर रहे हैं? या तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले क्या चेक करना है? आई इक्वल टू वन है, जैसे अपन को वन से लेकर फाइव तक क्या कराना है? नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या कराना है अपने को? आई की वैल्यू प्रिंट कराना है। तो ये कहाँ तक प्रिंट होगी? आई वन है, ट्रू है, ट्रू है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वन प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा? देखो फर्स्ट ये चलता है, ठीक है, फिर ये चेक होता है, ये नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा? ये चलेगा। और फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। फिर दोबारा ये चलेगा। मतलब आई की वैल्यू वन है, ठीक है, आई वन फाइव से लेस देन है, ट्रू है, तो फिर क्या चलेगा? ये तो क्या करा दो? आई प्रिंट करवा दो, आई प्रिंट हो गया। फिर कहाँ जाएगा? इसका इंक्रीमेंट हो गया। फिर कौन सा चलेगा? ये वाला इंक्रीमेंट हो गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? वन से टू हो गई। तो टू क्या है? लेस देन फाइव है, ट्रू है, तो क्या करा दो? आई प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद क्या है? थ्री हो गई। ऐसे ही करके कहाँ तक चलेगा? इक्वल टू भी लगाया इसमें, मतलब
3 4 5, ठीक है। और अगर सिर्फ लेस देन होता तो 4 तक चलता, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है, डू वाइल। ये तो सारे पता होंगे तुम्हें। डू वाइल में क्या होता है, अच्छा एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप पता है ना, कौन से है इसमें, डू वाइल कौन सा है, एंट्री एग्जिट, हाँ एग्जिट, और ये वाला फॉरवर्ड वाइल एंट्री। इसका मतलब क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये जो कंडीशन है प्रिंट कराने से पहले कंडीशन क्या करते हैं, चेक करते हैं। और एग्जिट मतलब ये पहले एक प्रिंट करवाएगा फिर जाके क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो ये ध्यान रखना, ही पूछा जा सकता है कि एग्जिट कंट्रोल लूप कौन से होते हैं और एंट्री कंट्रोल लूप कौन से होता है, ठीक है। लूप में मेन ये वाला कंसेप्ट है। तो 5, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ये एक बार तो क्या करा देगा, प्रिंट करवा देगा, फिर जाके क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा वाला लूप हो गया, एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल देखो, पहले क्या होती है इसमें, कंडीशन चेक होती है, ऊपर क्या होता है इसमें, इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तीनों लूप से सेम ही काम किया है। नेचुरल नंबर 5 क्या कराया है, प्रिंट कराया है, हाँ हाँ इक्वल टू 1 ठीक है। तीनों से क्या हुआ है, सेम ही काम हुआ है, नेचुरल नंबर प्रिंट कराया है। तो ये क्या है, लूप का ये तो स्टेटमेंट लिखवाना है कि इसमें थ्योरी को नहीं लिखवानी। अब फॉर ईच लूप देखो, इसमें मेन इसमें ये है जावा में, फॉर ईच लूप का क्या काम होता है, जो एरे अपन बनाते हैं उसके जो वेरिएबल है उसको क्या करता है, ये ट्रेवर्स करता है। मतलब जैसे वेरिएबल अपन असाइन कर रहे हैं उसमें क्या कराता है, वैल्यू प्रिंट कराता है। जैसे अपन ने इसको लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं तो मैं ये रफ कर दो रफ, या फिर लिखना है। फॉर ईच लूप देखो, फॉर ईच लूप क्या करता है, एरे के जो भी वैल्यूज हम देते हैं उसको क्या करता है, ट्रेवर्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक एरे बना लिया, मान लो 0 में हमने कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 2 1 4, 2 इंडेक्स में 6, 3 इंडेक्स में 8 और 4 इंडेक्स में 10। टोटल कितने ब्लॉक का एरे बन गया, ये 5 ब्लॉक का बन गया, 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें हो गई 2 4 6 8 10। अपन को ये क्या करना है, वैल्यू को ट्रेवर्स कराना है, प्रिंट कराना है। तो कैसे करा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर इच लूप के थ्रू। इसका सिंटेक्स देखो, फोर फॉर इच लूप सिंपल क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फिर हम लिखेंगे वेरिएबल इंट आई। अभी यहाँ पर इंट क्या है, जिस टाइप का अपन क्या ले रहे हैं, एरे ले रहे हैं, उस टाइप का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर एरे ले रहे हैं तो अपन क्या कर दिया, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो इंट आई ए आर आर, और यहाँ पर अपने को क्या प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू। मतलब ये जो आई है ये किसको डिनोट कर रहा है, एरे के इंडेक्स को। और ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके, इसमें अपने को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 6 8
10, ठीक है। तो इंडेक्स क्या, इसका जो सिंटेक्स क्या है, फॉर डेटा टाइप, वेरिएबल और एरे का नेम जो हम दे रहे हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स लिख लो फॉर ईच लूप का, और ये एग्जांपल लिख लो, वेरिएबल नेम, उसके बाद एरे नेम, और यहाँ पर अपन को वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इसमें लिख लो फॉर ईच लूप एरे की वैल्यू को ट्रेवर्स कराने के लिए यूज में लिया जाता है। हो गया ये, कर लो। कौन सा, ये वाला, हाँ ये फॉर ईच लूप है, ये उसका सिंटेक्स है। मतलब इसका ये जो मैंने ये तो एग्जांपल के थ्रू बनाया है, ये सिंटेक्स है इसका, ठीक है। डेटा टाइप मतलब इंटीजर या फिर जिस टाइप का अपन एरे ले रहे हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम, ठीक है। उसके बाद एरे का नेम क्या हमने लिया है, एरे का नेम ARR या XYZ जो भी ले रहे हैं वो यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कराना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर ईच का सिंटेक्स है। इसको ऐसे लिख लो। ब्रेक हो गया था, कंटिन्यू क्या है, ये क्या है, जंप स्टेटमेंट में किसके लिए काम आता है ये, लूप से या तो बाहर जाने में, या फिर हमें क्या कराना है, कोई, हाँ कंटिन्यू कराना है, मतलब लूपिंग में कोई वैल्यू स्किप करा के दोबारा से उसको कंटिन्यू कराना है। जैसे हम मान लो ये 4 है, हमने ली j=1 से j< j प्लस प्लस, ठीक है। एक कंडीशन हमने इसके अंदर लगा दी, इफ j=4, तो हमने क्या लिख दिया, अगर ये 4 हो तो ये क्या करना है, यहाँ पर हमको कंटिन्यू करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नहीं तो जे की वैल्यू प्रिंट करानी है। इससे क्या आउटपुट आ रहा है बताओ, 1 2 3 5 6, और ये आउटपुट कैसे आ रहा है, ये देखो, जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर ये अंदर आएगा, ये चेक करेगा j== 4 है, नहीं है, नहीं है तो क्या कर दो, जे की वैल्यू प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जे इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर ये चेक करेगा 2<= 6, ठीक है। फिर ये अंदर आएगा 2== 4, नहीं तो ये क्या कर देगा, अंदर, इसके अंदर तो जाएगा नहीं, कहा जाएगा, ये दोबारा से जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, 2। उसके बाद फिर से जे का इंक्रीमेंट, ये चेक करेगा 3== 4, नहीं तो ये क्या कर देगा, फिर से जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर जे में इंक्रीमेंट हो गया, क्या होगी जे की वैल्यू 4। अब ये चेक करेगा, ठीक है, 4== 4, तो क्या करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब क्या है, यहाँ नहीं जाना अपने को, कहाँ जाना है, लूप में जाना है। मतलब यहाँ पर अपने को जे की वैल्यू तो प्रिंट हो नहीं, तो कंटिन्यू कहाँ करता है, दोबारा से इसका जो कंट्रोल है कहाँ पे कर देता है, लूप की तरफ कर देता है। तो अब जे का क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, और इससे फिर क्या हो जाएगा 5 और फिर
6 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लिया। ये सारी चीजें सेम है, इसमें बस जावा में एक एक्स्ट्रा है फॉर ईच लूप, ये ध्यान रखना। सी सी प्लस प्लस में बाकी सब सेम है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पता है? सी प्लस प्लस में सी में थे ना, और सी प्लस प्लस में थे, सी में नहीं थे। काय के कंसेप्ट है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, मतलब ऊप्स के कंसेप्ट है। तो ऊप्स के कंसेप्ट में अपन ने एक तो देख लिया, देखो 6 कंसेप्ट बताए थे ना मैंने, कौन कौन से बताए थे? एक तो फर्स्ट हो गया क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के क्या पार्ट है? ये दोनों पार्ट है। कौन से? ये दो जो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है, एक तो, एक सेकेंड, एक तो क्या आता है ओवरलोडिंग, और एक क्या आता है ओवर राइडिंग। तो ये किसके पार्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म के। दो टाइप होते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा है? एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन तो कर लिए थे। आज अपन क्या करेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग किसके है? पॉलीमॉर्फिज्म के। दो प्रकार है, ये ध्यान रखना, दो टाइप है। लिखो इसमें फर्स्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म डाल लो, फिर उसके लिखना पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पॉलीमॉर्फिज्म डाल लो टॉपिक पहले, और फिर लिखना पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है जिसके जिसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट फंक्शन ओवरलोडिंग, सेकंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है? दो फंक्शन है और उन फंक्शंस के नेम क्या है? सेम है, बट पैरामीटर दो तरीके से डिफरेंट हो सकता है। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर, जो हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं वो डिफरेंट हो, या फिर ये जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उनके क्या हो? डाटा टाइप डिफरेंट हो, ठीक है। डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर, इसको इस तरीके से समझो। देखो, हमें क्या कराना है? मान लो सम करवाना है एक ही प्रोग्राम से हमें। एक तो सम करवाना है इंटीजर वैल्यू का, और एक सम करवाना है हमें फ्लोटिंग वैल्यू का, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। तो एक फंक्शन हम बना रहे हैं, दोनों क्या काम कर रहे हैं? सम का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, पर वैल्यूज क्या है दोनों में? डिफरेंट है। एक फंक्शन हम बना रहे हैं पब्लिक वॉइड सम, ये मान लो ये है क्लास हमारी ए, ठीक है। इसमें हम बना रहे हैं पब्लिक वॉइड सम, और इसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। सेम एक क्लास है हमारी बी, ये मान लो इसकी क्या हुई है? पेरेंट, सॉरी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसमें हम फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक वॉइड, सेम नेम का हम क्या कर रहे हैं?
फंक्शन बना रहे हैं, बट क्या है इसमें पैरामीटर क्या देना है अपने को, फ्लोटिंग टाइप का देना है। तो हमने क्या कर दिया, फ्लोट एक्स। जरूरी नहीं है वेरिएबल का नेम सेम हो, जरूरी नहीं है वेरिएबल का नेम डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर ए बी भी देना चाहे ए भी दे सकते हैं, ऊपर एक्स वाई है तो यहाँ पे अभी हम एक्स वाई ले सकते हैं। तो फंक्शन का नेम सेम है पर इसके पैरामीटर की डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। और अगर हम, और एक चीज क्या है इसमें, नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर मान लो हमें तो ऊपर 3 वेरिएबल का सम कराना है और नीचे 2 वेरिएबल का ही सम कराना है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके थ्रू, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर के थ्रू या फिर डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। क्या कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब अगर हम क्या बना रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, बी, क्लास का नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ओबीजे ले लिया, क्या लिख रहे हैं, न्यू बी क्लास, ठीक है। इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ये। इसके थ्रू अगर हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, दोनों सम फंक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे पहचानेगा कौन सा सम फंक्शन चलेगा, तो क्योंकि ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये दोनों फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो ये कैसे पहचानेगा, इसके पैरामीटर जो आप पास करोगे उसकी वैल्यूज के आधार पर। अगर ऊपर क्या है 3 पैरामीटर है, यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर अगर पास करें तो कौन सा फंक्शन चलेगा, वो वाला, ठीक है। सेम अगर हमने इसी फंक्शन में 2 पैरामीटर पास करे, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में, क्योंकि फ्लोट है डाटा टाइप, तो ये कौन सा फंक्शन चलाएगा, चाइल्ड क्लास वाला, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन का नेम क्या होता है, सेम फंक्शन नेम हम रख सकते हैं। जिससे हमें क्या होता है, अगर बहुत सारे क्लासेस में फंक्शन हो तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि नाम रख दिया, ये नाम रख दिया, तो आगे क्या नाम रखे। तो एक ही फंक्शन नेम के थ्रू हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो फंक्शन ओवरलोडिंग में, फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम, फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम एक समान होता है, फंक्शन नेम एक समान होता है, लेकिन फंक्शन नेम एक समान होता है, लेकिन फंक्शन के लेकिन फंक्शन के लिखूं क्या मैं, फंक्शन नेम एक समान होता है लेकिन फंक्शन के पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर, लेकिन फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर और डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर के डाटा टाइप, लेकिन फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर और डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इन दोनों फंक्शंस को इन दोनों फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के चाइल्ड क्लास के इन दोनों फंक्शंस को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। ये कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, ये कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। देख लो, दोबारा सुन लो, फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन नेम सेम, लेकिन फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर और डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। ये दोनों फंक्शन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा कॉल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। ये कर लो, करना है तो एग्जाम्पल लिख लो। लिख लो, ये सही रह जाएगा तुम्हारा, क्लियर भी हो जाएंगे कंसेप्ट।
हो गया। नेक्स्ट लिखो फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है? फंक्शंस, जो दो फंक्शन उनका क्या सिग्नेचर बिल्कुल सेम होता है। सिग्नेचर दैट मीन्स डेटा टाइप भी सेम होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होगा, फंक्शन नेम भी सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा फिर? डिफरेंट होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। मतलब इस फंक्शन के अंदर मान लो कुछ कोड है, ये हमने एक फंक्शन बना दिया, इसमें इसका वेरिएबल है इंट एक्स, इसमें भी सेम फंक्शन बना दिया, इसका वेरिएबल भी सेम है। मतलब दो फंक्शन है, डेटा टाइप सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है और फंक्शन नेम सेम है। ठीक है, इस फंक्शन में हमने कुछ बॉडी मतलब यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है, मान लो प्रिंट एलन, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। अगर ये वाला फंक्शन चले तो प्रिंट होना चाहिए क्लास है। ठीक है, ये मान लो अगर ये वाला फंक्शन चलता है तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए क्लास बी। ठीक है, तो क्या डिफरेंट है? फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी डिफरेंट है, मतलब फंक्शन की बॉडी डिफरेंट है, बाकी नेम सिग्नेचर वगैरह सब सेम है। अब इस फंक्शन में क्या है, इसमें ओवरराइडिंग का क्या मतलब है? अगर हम क्या बना रहे हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अब फंक्शन नेम क्या है? सेम है, बी डॉट ओबीजे डॉट सम। ठीक है, सॉरी, ओबीजे डॉट सम। अब बताओ ये कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला चलेगा या ये चलेगा? बी, मतलब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू मान लो कुछ भी दे दी, 5 दे दी, सेम है फंक्शन नेम, पैरामीटर भी सेम है। अब क्या होगा, ये जो चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन है, इसने क्या कर लिया, पेरेंट वाले क्लास वाले फंक्शन क्या कर लिया, ओवरराइड कर दिया। मतलब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी थी वो क्या, उसकी जगह पर ने क्या कर दिया, खुद की इम्प्लीमेंटेशन बॉडी कोड में डिक्लेयर कर दी। मतलब ये अब जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, क्लास बी। मतलब ओवरराइड मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन की बॉडी को दूसरे फंक्शन ने क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। तो अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। कौन सा फंक्शन चलेगा? हमेशा यही वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, और अगर हमें ये वाला फंक्शन चलाना है तो हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो फंक्शन ओवरलोडिंग में, हम्म ओवरराइडिंग, सॉरी, फंक्शन ओवरराइडिंग में दोनों फंक्शंस का, दोनों फंक्शंस का सिग्नेचर, सिग्नेचर अर्थात दोनों फंक्शंस का सिग्नेचर अर्थात फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, नंबर ऑफ डाटा टाइप, पैरामीटर ऑफ डाटा टाइप सेम होते हैं। ये तीनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। फंक्शन नेम, नंबर ऑफ डाटा टाइप, पैरामीटर ऑफ डाटा टाइप सेम होते हैं, लेकिन लेकिन फंक्शन की बॉडी, लेकिन फंक्शन की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन फंक्शन की बॉडी डिफरेंट होती है जब जब चाइल्ड क्लास के जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को फंक्शन को कॉल कराया फंक्शन को कॉल कराया जाता है, तो तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड ओवरराइड कर देता है। जब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल कराया जाता है तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, ये लिख लो और इसका आउटपुट लिख लो।
क्वेश्चन लिख लो इसके। फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम होता है फंक्शन नेम से, ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग में सेम होता है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट लिखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको लिख लो। और एक क्वेश्चन और लिख लो लूप से।
सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शंस पढ़े थे, प्योर वर्चुअल फंक्शंस, वर्चुअल कीवर्ड। हाँ या नहीं, क्यों भूल गए? हो गया ये? क्या होते हैं वर्चुअल फंक्शन? कैसे बनाते हैं? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, हाँ या ना? वर्चुअल फंक्शन पढ़े थे ना? क्या होता है याद है? ऐसे फंक्शन जिनकी क्या होती है, बॉडी तो एक क्लास में नहीं होती, जबकि इम्प्लीमेंटेशन बॉडी क्या होती है, दूसरी क्लास में होती है। मतलब अगर हम एक एक क्लास में क्या कर रहे हैं, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और दूसरी क्लास में उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाते हैं। अब सी प्लस प्लस में तो क्या बना देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड। ये ध्यान रखना, सी प्लस प्लस में वर्चुअल कीवर्ड होता है, पर जावा में ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। जावा में जो वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं वो किस तरह के, कौन से कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। जावा में कौन सा कीवर्ड होता है वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखो, इसको पहले लिखेंगे, पहले हम समझ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, फिर फंक्शन समझेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये दोनों कीवर्ड है, फिर क्लास का नाम हमने हमने कुछ दे दिया, मान लो एक क्लास का नाम हमने दे दिया। अच्छा पहले तो ये समझो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना क्यों रहे हैं। तो ऐसी क्लास जिसका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं तो भाई क्लास का यूज क्यों कर रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के तो उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ना फंक्शन को, तो फिर बना क्यों रहे हैं। तो इसका रीजन देखो, अभी मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक इनहेरिटेंस में कि एक क्लास हम बना रहे हैं, मान लो पर्सन, ठीक है। कोई भी कोचिंग या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक क्लास हमने बना दी पर्सन, एक हमने बना दिया स्टूडेंट, ये क्या है इसकी चाइल्ड क्लास, और ये क्या है इसकी दोनों टीचर भी क्या है, चाइल्ड क्लास। अब अगर हमें पर्सन क्लास के जो भी वो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करना है, तो वो क्या है, इसमें भी सेम होगी और इसमें भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या तो हम टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऐसे कौन सी कंडीशन होगी जिसमें पर्सन के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होगी, नहीं पड़ेगी जरूरत। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसका भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें या तो कोई ना कोई पर्सन या तो स्टूडेंट रहेगा, या तो कोई ना कोई पर्सन या तो टीचर रहेगा, ठीक है। तो हम फालतू में पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वहां पर अगर किसी ने गलती से पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी, तो जो कि क्या है, प्रोग्रामिंग में सही नहीं है। तो ऐसी क्लास जिसका क्या कर सकता है, कोई भी गलती से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सके, ठीक है, जिसकी सिर्फ चाइल्ड क्लासेस के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सके, क्या बना देते हैं हम उस क्लास को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। क्लियर है क्यों बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता बट रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है वो समझाऊंगी। ये मान लो, नहीं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर हमने किसी क्लास के आगे लगा दिया मतलब उसका ऑब्जेक्ट अब क्रिएट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान लो हमने पर्सन क्लास बना दी, अब इसको मान लो ये जो क्लास है ये हमने दूसरी क्लास बना दी इसकी स्टूडेंट, जो एक्सटेंड कर रही है किसको, पर्सन को, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर वेरिएबल्स फंक्शन है, वेरिएबल है और कुछ फंक्शन है, इसके भी कुछ वेरिएबल है और कुछ फंक्शन है, ठीक है। अब इसके वेरिएबल फंक्शन इसमें भी क्या हो रहा है, इनहेरिट होके एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने कहा इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, पर इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम हम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं, और उसके बाद क्या है न्यू, और ये स्टूडेंट, ठीक है। इसको बॉडी को इधर, ये क्या बनाया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या बन सकता है, रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। रेफरेंस वेरिएबल बनने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कब तक जब बनता है जब हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो किसका बन रहा है, स्टूडेंट क्लास का बन रहा है, पर अगर यहाँ पे हम क्या लगा दे, पर्सन, तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल बनेगा वो किसका बनेगा, पर्सन क्लास का बनेगा। मतलब ये जो ओबीजे एक रेफरेंस वेरिएबल बना, ये किस क्लास का बना है, पर्सन क्लास का, जो कौन सी क्लास के वेरिएबल फंक्शन को एड्रेस कर रहा है,
उस स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल फंक्शन को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो इस क्लास में क्या है, इसके भी वेरिएबल है और इसके भी फंक्शन है। तो क्लियर है। तो ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है, और इसको हम इसके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसी क्लास जिसका ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है जिसे जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को डबल कोट में लिख लेना जिससे पता चल जाए क्या कीवर्ड है और क्या नहीं है। जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा बनाया जाता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किया जा सकता है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किया जा सकता है। ये हमेशा एज अ पेरेंट क्लास बिहेव करती है। यह हमेशा एज अ पेरेंट क्लास बिहेव करती है। ये हमेशा एज अ पेरेंट क्लास बिहेव करती है जिसका रेफरेंस वेरिएबल जिसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है जिसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। जिसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया जा सकता है। हो गया।
अब देखो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस देख लो। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं? जो सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शंस होते हैं सेम, मतलब ऐसे फंक्शंस जिसकी क्या होती है, बॉडी उस क्लास में नहीं होती है। देखो अगर हमने बना दिया कोई फंक्शन पर्सन क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड गेट एड्रेस, ये हमने इसमें कुछ फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मतलब इस क्लास में हम इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीटेशन इसको नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इस क्लास में क्या करना है, इसको डिक्लेयर करना है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन रहा है उस क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हैं और नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हैं तो वो वहां पर क्या देगा, एरर देगा। मतलब अगर किसी क्लास में हम अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के, तो उस क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो ही। दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल फंक्शंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो ही, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हैं, दैट मीन्स उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना। तो इसको हमने मान लिया एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो इस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ये क्या आ जाएगा, इस क्लास में आ जाएगा। तो इस क्लास में भी क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अब इस क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। भाई मैंने क्या कहा कि अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो उसको क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अब इस क्लास को हम इसमें इनहेरिट कर रहे हैं तो इनहेरिट होकर ये फंक्शन भी तो आ रहा है। अब अगर ये फंक्शन इनहेरिट होके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए। फिर इस क्लास को अगर हम दोबारा से इनहेरिट कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट होके उसमें भी जा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर एक क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हैं और दूसरी क्लास में उस फंक्शन को डिफाइन करना कंपलसरी है, मतलब सिंपली इसको हम, चाहे और दूसरे फंक्शन इसमें नॉर्मल फंक्शन है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करें नहीं करें, बट इस फंक्शन को इसकी चाइल्ड क्लास में इसकी बॉडी होनी जरूरी है। मतलब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं void get एड्रेस, इसकी यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ कोडिंग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये फंक्शन इस क्लास में तो एब्स्ट्रैक्ट है बट इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे कोडिंग लिख दी, println कोई भी एड्रेस यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है इस क्लास में रहा, जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ये कंपलसरी है। बट अगर इसकी अगर चाइल्ड क्लास बना रहे हैं तो उसमें उसको डिफाइन करना जरूरी है, मतलब नेक्स्ट क्लास में उसकी बॉडी को डिफाइन करना जरूरी है। तो ऐसे फंक्शंस जिसकी बॉडी क्या होती है, डिफाइन, एक क्लास में नहीं होती, कौन से फंक्शन खिलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और जो किस में बनते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनाया जाता है, ठीक है। और चाइल्ड क्लास में उनको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो लिखो इसको, नहीं नहीं, उसमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी आप चाइल्ड क्लास बना रहे हो तो इसमें डिफाइन हो गया ना, तो अभी इसको ही इनहेरिट करेगी। हाँ तो फिर उसमें भी करना पड़ेगा। हाँ तो क्या, हाँ ऐसे फंक्शन बनाने की जरूरत ये है, हाँ मैं बता रही हूँ। देखो अगर एक कोई सा भी अगर मान लो ये क्लास, मान लो ये क्लास मैं बना रही हूँ नॉर्मल कार नाम की कोई क्लास बना रही हूँ, ठीक है। ये क्लास अपन बना रहे हैं स्पोर्ट्स कार की बना रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रही है, कार को एक्सटेंड कर रही है। अब ऐसे कोई फंक्शन है जो कि क्या है, कार में मान लो हम क्या कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो गियर चेंज करने की फंक्शनलिटी इसमें डिफरेंट होगी और इसमें डिफरेंट होगी, ठीक है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, कार क्लास का, ये स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसमें जो गियर चेंज का फंक्शन बनेगा उसको कॉल कर लेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार में अगर जो इसका ऑब्जेक्ट मतलब जो फंक्शन है उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, इसमें कुछ न्यू फीचर्स है। तो वो क्या है, इसकी बॉडी को क्यों मतलब यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें जो कोडिंग है या इसका जो भी फंक्शन है उसको क्यों यूज करे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो गेयर चेंज वाला फंक्शन है उसको क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा, अगर स्पोर्ट्स कार करेगा भी तो उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो चाइल्ड क्लास के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनलिटी वाले होते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, जिससे जो डिक्लेरेशन है वो सिर्फ क्या हो, चाइल्ड क्लास में ही हो पाए, ठीक है। देखो इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया क्या टाइम।
कल लिखवा दूँ इसके बारे में फिर? ठीक है, ये कोड उतारू, उतारना चाहे तो, नहीं तो कल लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ये पक्का नया ही आता है ना पानी? कहीं पता चले कब का। हाँ।